नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 11 नवंबर 2022। आज की बड़ी खबर है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। जैसा कि आपको पता है, कॉप 27 की जो बैठक है वो ऑर्गेनाइज करी जा रही है शर्म अल शेख में, यानी कि इजिप्ट के अंदर। तो वहां पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संगठन में भारत भी सदस्य बना है, जिसका नाम है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूचना, यदि आप प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह एक बहुत बढ़िया मौका है। 13 नवंबर को बिल्कुल फ्री बायजूस आईएएस की तरफ से आपके लिए पॉलिटी की टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। इसमें सेम एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी डिजाइन करता है। इस परीक्षा की जो टाइमिंग है वो है सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में आयोजित करी जाएगी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में ऑर्गेनाइज करी जाएगी। इस परीक्षा को देने के लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, आपको उस लिंक पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। यदि आप ये एग्जाम ऑफलाइन देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म को जाके भरेंगे। डेट याद रखिएगा 13 नवंबर, टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से 11:30। तो इस एग्जाम को देना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए आयोजित किया जा रहा है। चलिए अब बिल्कुल देर ना करते हुए अपने बिग न्यूज की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉप 27 के अंडर में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली यूएई इसको लीड करता है। यूएई के साथ साथ इंडोनेशिया भी इसको लीड करता है। तो ये दो ग्रुप्स के द्वारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इंडिया भी इसका मेंबर बन चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आने वाले प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। यहां पर ये पीआईबी का आर्टिकल है, आप देख सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में इसको मैक बोलते हैं और ये कहां पर आयोजित करा गया था, कॉप 27 में। अगर यहां पर बात करी जाए कि कौन कौन से देशों ने इसको ज्वाइन करा है, तो यूएई तो अब मैंने आपको बता दिया, प्लस इंडोनेशिया है। इसके अलावा हमारा प्यारा भारत, श्रीलंका, जापान, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रीलिम्स पे इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं ये जो मैक बनाया गया है ना, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, तो इसका मेनली काम क्या होगा, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहली चीज तो ये जो मैक है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अंतर सरकारी संगठन है। अब देखो, जैसा कि इसके नाम में ही आ रहा है कि मैंग्रोव अलायंस है, यानी कि जो मैंग्रोव इकोसिस्टम होता है उसको बेसिकली ध्यान में रख के ये बनाया गया। अब इसमें ये लोग काम क्या करेंगे, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि जो मैंग्रोव है उसका प्रोटेक्शन किया जाएगा। इस प्रोटेक्शन को और तेजी से किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि यूएई के बारे में, अब यूएई इसको लीड कर रहा है, तो ऐसा वो कर क्यों रहा है, तो यूएई ने, आपको याद होगा, कॉप 26 जो था वो ग्लासगो में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो वहां पर ना यूएई ने अपना एक टारगेट बनाया था। इसका ये टारगेट था कि नेक्स्ट 2 महीने में 30 लाख जो मैंग्रोव थे इसको लगाना था। और इन्होंने अपना एक टारगेट बनाया था 2030 तक इनको 100 मिलियन मैंग्रोव अपने देश में लगाने हैं। तो बेसिकली यूएई का बहुत ज्यादा फोकस है मैंग्रोव के ऊपर, और यही मिशन को लेके वो इंडोनेशिया के साथ कॉप 27 में भी आए, जिसको मैक बोला गया। अब मैं आपको बता रहा था कि मैक में बेसिकली होगा क्या, कि मैंग्रोव को प्रिजर्व करा जाएगा, इसका प्रोटेक्शन करा जाएगा, और जिस जिस देश में मैंग्रोव्स हैं वो लोग इसके प्रोटेक्शन में और तेजी लाएंगे। अब देखो ध्यान से, इंडिया हो गया, मैंग्रोव इंडिया में आपको पता है बहुत ज्यादा मात्रा में है, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो इसके मेंबर स्टेट हैं, यानी कि यूएई, इंडोनेशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, ये सब काम क्या करेंगे, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां पर मैंग्रोव्स हैं या नहीं भी हैं, तो मैंग्रोव्स के बारे में इनका बेसिकली काम होगा। ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस फैलाएंगे बाकी सारे कंट्रीज में। उसी के साथ साथ जो भी हमारे पास नॉलेज है, यानी कि जो हमारे पास ज्ञान है मैंग्रोव का, अब भारत के पास इतनी बड़ी मात्रा में मैंग्रोव पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है हमने भी अपने मैंग्रोव को सिक्योर करा है, प्रिजर्व करा है। तो हमारे पास इसके बारे में जो भी नॉलेज है वो हम दूसरे देशों को देंगे। इसी के साथ साथ इन सारे देशों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इनके पास मैंग्रोव के बारे में नॉलेज है वो भी शेयरिंग करना, प्लस मैंग्रोव्स को यहां पर लगाना भी है। जैसे मैंने आपको बताया यूएई का टारगेट है 100 मिलियन का, तो जहां जहां पर मैंग्रोव्स नहीं है तो वहां पर मैंग्रोव्स को लगाना है, प्लस इसके बारे में अनुसंधान करना, यानी कि आरएनडी का भी काम इस मैक के अंदर होगा।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। जितना इसमें न्यू टेक्नोलॉजी निकाली जा सकती है मैंग्रोव के बारे में, किस तरीके से मैंग्रोव हमारे एनवायरनमेंट को हेल्प करेगा उसमें, और उसको बेटर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में टेक्नोलॉजी निकालना, प्लस जितने भी कोस्टल एरिया होते हैं यानी कि जो तट होते हैं उनको कैसे प्रिजर्व करा जा सकता है, उनका कंजर्वेशन कैसे करा जा सकता है। तो ये पॉइंट्स फिर से मैं एक बार आपको बताता हूं, याद रखिएगा। पहली चीज तो अवेयरनेस फैलाना है, दूसरी चीज अपने नॉलेज को शेयर करना है दूसरे देशों के साथ, मैंग्रोव को लगाना है और इनके बारे में रिसर्च और डेवलपमेंट करना है, प्लस कोस्टल एरिया को प्रिजर्व रखना है। ये मेन पॉइंट्स रहेंगे, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस मैक ऑर्गेनाइजेशन के। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि यहां पर लिख रखा है कि जो मैंग्रोव्स की अगर बात करते हैं तो टोटल 123 कंट्रीज में ये आते हैं जो 3% कार्बन को अवशोषित करने का काम करते हैं। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में याद रखिएगा जो हमारा नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय निर्धारित योगदान। इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई भी देश है, मान लो एक्स देश है, ठीक है, तो एक्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्स से लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो क्या करेगा, अपनी जो भी कार्बन उत्सर्जन होता है ना, कार्बन के जो भी एमिशंस होते हैं उसको भाई आप कम करिए, तो अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दीजिए। उसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो इंडिया का जो एनडीसी है ना, उसको क्या करना है, 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन्स ऑफ का जो CO2 है, इतने CO2 को सोखने के लिए हमको कार्बन सिंक की जरूरत होगी। तो इतना CO2 कितने प्लांट्स, कितने पेड़ पौधे सोख पाएंगे, वो हमें लगाने हैं। और कब तक लगाने हैं, 2030 तक। एक बार फिर से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया का जो एनडीसी का टारगेट है वो है 2.5 से 3 बिलियन टन जो CO2 है, इसको सोखने के लिए हमें जितने एडिशनल फॉरेस्ट और ट्री कवर लगाने पड़ेंगे वो हमें लगाने हैं 2030 तक। तो देखिए, जैसा कि मैक का ऑब्जेक्टिव ही है कि मैंग्रोव्स को लगाना है, तो इससे हमारा भी जो एनडीसी है उसको हम अचीव कर पाएंगे। ये मैंने आपको बताया कि इंडिया का अभी तक का COP27 में जो सबसे पहली हमारे सामने न्यूज आ रही है वो आ रही है मैक को लेके। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। अब थोड़ा सा मैंग्रोव के बारे में जानते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो, ये एक मैंग्रोव का फिगर है। ये पानी के ऊपर भी रहते हैं और इनकी जड़ें पानी के नीचे रहती हैं। मैंग्रोव की खास बात ये होती है कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब है सदाबहार है। अब सदाबहार का मतलब होता है ये उपोष्ण और उष्ण दोनों ही कटिबंधों में इनकी मात्रा पाई जाएगी। आपको आप देखोगे जो कोस्टल एरिया होते हैं या जो ज्वार नदमुख होते हैं, जो क्रीक्स होते हैं, लैगून होते हैं, तो वहां पर बेसिकली मैंग्रोव पाए जाते हैं। अब कई बार ऐसा स्टेटमेंट आएगा कि आपको बताया जाएगा कि खारे पानी में भी ये उग जाते हैं, यानी कि जो सॉल्ट वाटर होता है उसमें ये ग्रो करते हैं। परंतु अगर कोई आपसे ये पूछे कि केवल खारे पानी में होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कुछ मैंग्रोव्स ऐसे होते हैं जो अगर थोड़ा सा पानी सॉल्टी कम भी है ना, तो उसमें भी ग्रो करेंगे। हाँ, ये अलग है कि उनके ग्रो करने का जो रेट होगा वो कम हो जाएगा। यानी कि मान लो कि एक मैंग्रोव जो है वो 15 दिन में ग्रो करेगा, तो हो सकता है वो 10 दिन में ग्रो करे। अब चूंकि मैंने आपको बताया ये उपोष्ण और उष्ण यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं, तो इससे क्या है कि यानी कि ट्रॉपिकल एरिया का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो जहां पर भी ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां पर इनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। अब ज्यादा टेम्परेचर होगा, जाहिर सी बात है जो मैंग्रोव के पत्ते होते हैं, ठीक है, तो उनसे इवेपोरेशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या बेसिकली करते हैं, जब इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, तो अब चूंकि ये पानी में रहते हैं तो यहां पर, और मैंने आपको बताया कि खारा पानी है तो इस पानी में सॉल्ट भी होगा, तो पानी का तो इवेपोरेशन हो जाता है बट सॉल्ट का इवेपोरेशन हो नहीं पाएगा। तो बेसिकली पानी को सॉल्ट से अलग करने का काम भी ये करते हैं। अगर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहले चीज मैंने आपको बताई कि सॉल्ट वाटर में रहते हैं, कम ऑक्सीजन की कंडीशन होती है वहां पर भी ये रह लेते हैं। ऐसा क्यों, देखिए होता क्या है, जो मैंग्रोव होता है ना, इसकी जो जड़ें होती हैं वहां से ये ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ठीक है। इसीलिए इसका एक नाम इसको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। ये भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट गुण होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये खारे पानी में रहते हैं, तो और ये पर डे का है, खारे पानी के साथ इनका जो टॉलरेंस है वो बढ़ता जाता है। तो ऐसा भी इनको बोला जाता है कि ये एक बहुत सहनशील प्रजाति है। तो इसी वजह से इसको बोल देते हैं कि ये क्या है, एक हेलोफाइट है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। विवियोपोरस इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण होता है। बेसिकली क्या होता है, ये पानी पे तैरते हैं तो इसमें एक विशेष संरचना होती है। इसके जो अंकुरित पौधे होते हैं ना, जो एकदम नए नए अभी अंकुरित हुए होते हैं, उसमें क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में जो खाद्य पदार्थ होता है, जो इनका फूड होता है ना, वो इस अंकुरित बीज में ही स्टोर हो जाता है। तो ये बीज जो होता है ये किसी भी स्थान में रहेगा तो वहां से ये पौधा बनना स्टार्ट कर देता है। तो इसके खाद्य पदार्थ जो है वो इसमें स्टोर रहते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगर बात करी जाती है मैंग्रोव को क्लासीफाई भी कर देते हैं, रेड, ब्लैक, व्हाइट,
ठीक है। रेड की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा जो सॉल्टी वाटर होता है उसमें ये देखने को मिलेंगे। जो ब्लैक मैंग्रोव्स होते हैं ये थोड़ा सा कम खारे पानी में देखने को मिलेंगे। जो व्हाइट मैंग्रोव्स होंगे इनमें ऐसा देखा जाता है जो इनकी छाल होती है ना वो काफी चिकनी आपको देखने को मिलेगी और सफेद कलर में देखने को मिलेगी। मैंग्रोव्स की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे बात करी जा रही जैव विविधता को बढ़ावा देना, तो यहां पर बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं, प्रजातियां होती हैं जिनको मैंग्रोव से भोजन मिलता है, जिनको मैंग्रोव्स में जिनका घर होता है, आवास, हैबिटेट मिल जाता है। ठीक है। जल शोधन बहुत अच्छा ये करते हैं। जल शोधन का मतलब है कि जो समुद्र में साफ पानी होता है उसको अलग कर देते हैं, जो खारा पानी होता है उसको अलग कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पानी में कुछ मेटल्स होते हैं तो इन मेटल्स को भी पानी से अलग कर देते हैं। ये ब्लू कार्बन का बहुत अच्छा स्टोरेज होता है। अब आप कहोगे ब्लू कार्बन क्या होता है, तो देखिए क्या होता है ना, जो मैंग्रोव के पौधे होते हैं जब वो मृत हो जाते हैं तो मृत होकर ये तल पे गिर जाते हैं, तो इसके अंदर जो कार्बन स्टोर होता है ना वो तब भी मृत पौधे के अंदर ही स्टोर रहता है, तो यानी कि समुद्र के तल में ही स्टोर रहता है। तो एक तरह से इसको बोलते हैं हम लोग ब्लू कार्बन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ना ऊपर आने नहीं देते, समुद्र तल में ही रखते हैं। तटीय स्थिरीकरण की बात करें तो आपने ये पता होना चाहिए जो भी साइक्लोन्स होते हैं या जो सुनामी होती है तो इसको भी कंट्रोल करने का काम ये करते हैं। अब मैंग्रोव लगा है, बहुत बड़ी कोई सुनामी ऐसी आती है ना तो इनसे टकरा के उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो इसके बाद वाला जो एरिया है वहां पर इसका इंपैक्ट इतना दिख नहीं पाता। कई बार मैंग्रोव्स का यूज जो होता है वो मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में, औषधि पौधों के रूप में किया जाता है, तो उसमें भी मैंग्रोव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनका इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा मात्रा में है। इंडिया की अगर बात करें तो 2021 में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी तो उसके अकॉर्डिंग टोटल अगर मैंग्रोव कवर की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 4992 स्क्वायर किलोमीटर का मैंग्रोव एरिया यहां पर आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहां पर पाए जाते हैं तो नंबर 1 में वेस्ट बंगाल है, दूसरे नंबर पे गुजरात आता है, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ये टॉप 5 जो स्टेट प्लस यूटी है, इनको जरूर याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आशा करता हूं आज का जो बिग न्यूज का सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बिग न्यूज के नेक्स्ट सेशन में एक नई बड़ी खबर के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।